जय माता दी दोस्तों। बुढ़ापे का थप्पड़। सासू माँ बहू की आवाज़ सुनते ही घबरा गई। आपको शर्म नहीं आती? अपने ही घर में चोरी करते हुए आपने किसकी इजाज़त से यह खीर बनाई है? इन दोनों की चटोरी जीभ को तो मैं अभी निकालती हूँ। कहती हुई बड़ी बहू शीतल गुस्से में लाल पीली होती हुई अपनी सास के मुंह पर दो थप्पड़ जड़ दिए, बिना यह देखे कि उनके मुंह में खीर है, जिससे रूपा जी के मुंह की खीर मुंह से निकलकर कुछ उनके कपड़ों पर तो कुछ जमीन पर गिर गई। बहू का ऐसा रौद्र रूप देखकर सुरेंद्र जी एकटक बहू को देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वहीं उसने सुरेंद्र जी के हाथ में रखी खीर की कटोरी को ऐसी ठोकर मारी कि कटोरी में रखी गर्मा गर्म खीर कुछ उनके कपड़ों पर गिरी और कुछ हवा में दूर जाकर गिरी। उसी समय शीतल के पिता अपनी बेटी से मिलने उसके घर आए हुए थे, लेकिन शीतल को इस बात का पता नहीं था, क्योंकि जैसे ही वह अंदर आने लगे तो उन्हें शीतल का ऐसा रूप दिखा तो वह वहीं चुपचाप खड़े होकर पूरा तमाशा देखने लगे। और शीतल इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि उसके पापा उसके घर आए हुए हैं। शीतल ने बिना सोचे समझे सारी भड़ास अपने सास ससुर पर निकाल दी। दोनों बुजुर्ग अपनी बहू के इस तरह के कारनामे को देखकर सन्न रह गए थे। दोनों एक दूसरे के चेहरे को असहाय की दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि उनकी बहू शीतल का स्वभाव बेकार तो था शुरू से ही, लेकिन आज तो उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। रूपा और सुरेंद्र जी अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे कि कुछ समय के लिए तो दोनों ऐसे हो गए जैसे काटो तो खून नहीं। दरअसल आज रूपा जी का जन्मदिन था। वह अपना जन्मदिन तो भूल जाते, लेकिन अपनी पत्नी रूपा का नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि जब से रूपा जी उनके जीवन में आई है तभी से उनके अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। जबकि शादी के पहले उन्होंने बहुत कष्ट सहे थे, लेकिन शादी के बाद एक सुख उनके जीवन में आते रहे। इसलिए उस दिन भी सुरेंद्र जी सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में गए अपनी पत्नी रूपा के लिए खीर बनाने। वह थोड़ा बहुत रसोई का काम जानते थे। रूपा जी के जन्मदिन पर शुरू से उनके लिए खीर बनाकर उनका सबसे पहले मुंह मीठा कराते थे। फिर आज कैसे भूल जाते, वही उन्होंने आज करा। खीर बनाकर रूपा जी को जगाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और यह मुंह मीठा करो आपकी मनपसंद खीर से। रूपा जी कहती हैं, आपको आज भी याद है मुझे खीर कितनी पसंद है। आप कभी खीर बनाना नहीं भूलते मेरे जन्म दिवस पर। फिर रूपा जी जल्दी से उठकर नहा धोकर दोनों पति पत्नी मज़े से खीर खाते हैं। कितने साल बीत गए और हमने खुशी खुशी यह सफ़र तय किया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जीवन साथी हो और हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ तय किया है। बिना किसी खटपट के सुरेंद्र जी यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं। पुरानी बातों को छेड़कर खूब मज़े ले रहे हैं थे दोनों। तभी उनकी बहू शीतल कमरे में आ पहुंची। दोनों को हंसता देखकर आग बबूला हो गई। ऊंची आवाज में बोली, मैं जरा बाहर क्या गई तो आपने मनमानी शुरू कर दी। कब्र में जाने की उम्र आ गई है और आप पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इस उम्र में भी रोमांस फरमा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। खुले आम यह सब करते। खीर का कटोरा देखकर बोली, आपकी इतनी हिम्मत कि आप बिना मुझसे पूछे आप किचन में घुस गई और यह क्या खीर बनाई है। मैं थोड़ी देर बाहर चली गई तो आपने सोचा आप घर की मालकिन बन जाओगी। इस उम्र में भी आपको पकवान खाने को चाहिए। यह नहीं सोचा शुगर के मरीज हैं और अब खीर खा रहे हैं। कल को बढ़ गया तो मेरी जान तो आफत में कर दोगे। आप लोग क्या सोचोगे? आपको तो बस पार्टी करनी है। बच्चे अभी थोड़ी देर में आते होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगी जब वह दूध मांगेंगे। आपने तो सारा दूध खत्म कर दिया होगा।
दूध बहुत महंगा हो गया है। अरे बहू, बस थोड़ा ही दूध लिया है। वो आज मेरा जन्मदिन था तो वह हर साल बनाते हैं मेरे लिए। अगर जरा सी खीर बना भी ली तो कौन सा जुर्म कर दिया हमने। जरा उम्र का तो लिहाज करो। बुढ़ापे में जन्मदिन मना रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। यह सारा दृश्य बाहर खड़े उसके पापा दरवाजे के आड़ में देख रहे थे। बेटी को पता नहीं था कि उसके पिताजी बाहर खड़े हैं और सारा तमाशा देख रहे हैं, और बेटी ऊंची आवाज में अपने सास ससुर से बात किए जा रही थी। तभी सुरेंद्र जी ने बोला, इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू? बस थोड़ी सी खीर ही तो बनाई है, और क्या तुम्हारी कमाई की बनाई है? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई का खाते हैं हम। तुम भी तो उसके पैसों से पार्टी करती रहती हो। सुरेंद्र जी बोले, शायद बहू तुम भूल रही हो, तुमसे पहले यह घर हमारा है। हम भी अपनी मर्जी का खा पी सकते हैं, तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी बहू गुस्से में आकर टपक से बोली, पिताजी अब यह घर आपका नहीं है, मेरे पति का है और उसके बाद मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं। शीतल गुस्से में उनके हाथ से खीर का कटोरा छीनकर फेंक देती है। तभी वह गर्मा गर्म खीर के छींटे उसके पापा के मुंह पर भी पड़ जाते हैं। अच्छा पिताजी, आपका एक और भी तो बेटा है। मैं बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब क्या मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करती रहूं? छोटे बेटे का कुछ फर्ज नहीं है? छोटा बेटा तो अमेरिका में जाकर बस गया और सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। आपका मैंने ठेका लिया है। तभी सुरेंद्र जी बोले, बहू हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? सिर्फ खीर ही तो बनाई है। इस पर भी शीतल जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाई आपने? और अगर बनानी ही थी तो मेरे आने का इंतज़ार तो कर लेते। सब्र नहीं होता है क्या? आगे से मेरी रसोई में मेरी बिना इजाज़त के कदम भी मत रखना। यही आपके लिए ठीक होगा। इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और पति की हर एक चीज़ पर पत्नी का हक होता है, ना कि तुम जैसे बुढ़ा बुढ़िया का। मैं जैसा कहूँगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। यह कहकर शीतल अपने कमरे में चली गई। बेचारे सुरेंद्र जी की आंखें भर आई और अपने भाग्य को कोसने लगे। सुरेंद्र जी और रूपा जी के दो बेटे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने दोनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। दोनों बेटे आज इंजीनियर बन गए। दोनों दंपत्ति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। बेटों का धूमधाम से विवाह किया था। आज दोनों के दो दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका चला गया और वहीं बस गया। आज उसे गए पूरे 10 साल हो गए, जबकि बड़ा बेटा यहीं माँ बाप के साथ रहता है। जब से छोटा बेटा विदेश में बसा है, उसने पलटकर माँ बाप की तरफ देखा तक नहीं। यही बेटा है जो उनको बहुत प्यार करता है, लेकिन यह सब शीतल की आंखों में खटकता था शुरू से ही, और इसी बात का गुस्सा अपने सास ससुर पर निकालती थी, उनको तंग करती थी। जब शीतल अपने कमरे में चली जाती है, तब सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी दोनों रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने अपनी सारे जीवन भर की कमाई अपने दोनों बेटों को पढ़ाने में लगा दी, यहाँ तक कि अपने गांव की हवेली भी बेच दी। आज यह नौबत आ गई कि हमें बेटा बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। अगर मैंने कुछ बचा कर रखा होता तो आज यह नौबत नहीं आई होती। वह बात कर ही रहे होते हैं, इतने में शीतल कमरे में से चिल्लाते हुए आती है कि जल्दी से आप दोनों मिलकर घर की सफाई करो। जो पूरे घर में फर्श पर खीर फैला रखी है उसको जल्दी से साफ करिए। शीतल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोनों दंपत्ति के आंखों में आंसू आ गए और रूपा जी ने आंखों में आंसू भरकर ही
फर्श को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसू की धार बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़े उसके पापा यह सब देखकर उनकी गर्दन शर्म से झुक गई और वह शीतल से मिलने उसके घर न जाकर वापस अपने घर लौट आए और आकर हॉल में बैठ गए। तभी उनकी बहू आई और उनके लिए पानी का गिलास लेकर आई। और कुछ समय बाद जब वह खाना लेकर आती है तो देखती है पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिताजी एक तक होकर बस एक जगह देख रहे थे। उनके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहू जानवी कहती है, क्या हुआ पिताजी? आप तो दीदी से मिलने गए थे, कुछ हुआ क्या वहाँ पर? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो गया है। पिताजी, मैं फिर से बनाकर गर्म खाना लेकर आती हूँ। पिताजी को अपनी बहू पर बहुत अभिमान हो रहा था। वह बोलने लगे, बहू नहीं, मेरी बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं शीतल से मिलने गया था और वहाँ पर शीतल अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बुरा बदतर सुलूक कर रही थी। ऐसे तो कोई अपने जानवर के साथ भी ना करे। एक दिन जानवर घर में रहे तो लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी जिसे देखकर मैं तो दंग रह गया। तभी उनकी पत्नी वहाँ हॉल में आ जाती है। श्यामलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद हमने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी, लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। हमारी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई। हर माँ बाप की तरह हमें भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी हमारा सर ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते शीतल के पिता बाबूलाल जी रोने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे मारा डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़कर घर ले आते तो मैं उसे कुछ समझाती। वह अपने सास ससुर से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी कि मुझे अंदर जाकर उनसे आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस लड़की का पिता हूँ। मैं तो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा। आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है और आप लोगों से भी यही विनती करूँगा कि आप लोग भी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें। वह मेरे घर ना आए, और यही मैं आप दोनों बहू आपसे और पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी बाबूलाल जी की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हम उसके माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हम छोटों को सही रास्ते पर लाना होगा। यह हमारा फ़र्ज़ है, ना कि उनको अंधकार में धकेल देना चाहिए। एक मौका तो दीजिए उसे, बहू ने कहा। पिताजी, माँ सही कह रही है। 2 दिन बाद भैया दूज आ रहा है। दीदी आएंगी तब हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। आप यह सब हम पर छोड़ दीजिए। बाबूलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं, आज मन बहुत दुखी हो रहा है। हमने अपनी बेटी शीतल को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उससे अच्छा इंसान नहीं बना पाए। शीतल की माँ ने उसके पिताजी बाबूलाल जी को संभाला और कहा, छोड़िए जी, यह वक्त टूटने का नहीं है। बस आप कल जाकर शीतल को यहाँ लेकर आइए। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी बातें सुनकर बाबूलाल जी को बहुत अच्छा लगा। उन्हें राहत महसूस हुई। उन्होंने कहा, मैं उसके घर में कदम भी नहीं रखूँगा। तुम शीतल के भाई हर्ष को कह दो, वो चला जाएगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं उसे कल भेज दूँगी शीतल के ससुराल। बस आप शांत रहो। शीतल का भाई उसके ससुराल जाता है और उसके सास ससुर को प्रणाम करता है। वह उनसे उनका हालचाल पूछता है। अपनी बहन शीतल को भाई दूज के पर्व पर घर ले जाने की अनुमति मांगता है। अगर आपकी अनुमति हो तो ले जाना चाहता हूँ। त्योहार है और बहन के बिना यह त्योहार मनाया नहीं जा सकता। तभी शीतल आ जाती है और अपने सास ससुर को घूरने लगती है और कहती है कि अपने घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना भैया। घर पहुंचते ही शीतल बहुत खुश हो जाती है और अपनी भाभी से मिलती है।
तभी वह कहती है, माँ पापा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। शीतल अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ पापा उसको नहीं दिखाई दिए तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने किसी रूम में खांसने की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसके माँ पापा ऊपर के स्टोर रूम में रह रहे थे। उनकी यह हालत देखकर अपनी भाभी से बोली, भाभी यह क्या तरीका है? माँ पिताजी को ऊपर के स्टोर रूम में रखा है। पहले तो वह नीचे के कमरे में रहते थे और वह दोनों बीमार भी लग रहे हैं। तभी उसकी भाभी ने बोला, बुढ़े बुढ़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है, दिन भर खाने को चाहिए, खा लेंगे फिर पेट में दर्द है, उल्टी हो रही है, ड्रामे करेंगे। इसलिए हम लोग इनको ऊपर के कमरे में बंद कर दिया है। पूरे घर में खांसते रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना हो जाए। बुढ़ापे में क्या कुछ खाने का मन नहीं होता? अरे भाभी, माँ पापा की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवा लाकर दे देती, डॉक्टर के पास लेकर जाती, ना कि उनको कोठरी में बंद कर देती। और पापा, आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला? बेटा, अब तो बहू का ही राज है, उनकी ही मर्जी चलेगी। हम बुढ़े बुढ़िया को कौन पूछेगा? क्यों पिताजी, यह आपका घर नहीं है? पहले घर आपका है, फिर भाभी का है। तभी उसकी भाभी चिल्लाकर बोली, दीदी आप तो चुप ही रहो। आप तो मेहमान बनकर आई हैं, तो मेहमान बनकर रहिए और अपने घर को शांति से लौट जाइए। आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर बहू ने दोनों सास ससुर को कोठरी में बंद कर दिया। शीतल का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अपने माँ पापा को निकालकर दवाइयाँ दी और उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। माँ पापा भाभी को तमीज भी नहीं है कि कैसे बड़े बूढ़ों का लिहाज करके बात करनी चाहिए। आपको तो उनके गाल पर एक थप्पड़ देना चाहिए। ऐसा सुनकर पिताजी ने शीतल के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल में थप्पड़ जड़ दिया। शीतल आज क्षुब्ध रह गई कि गलती भाभी की है और माँ पिताजी मुझे थप्पड़ मार रहे हैं। वह बोली, पिताजी क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारे ससुर ने थोड़ी सी खीर बनाई थी तो कितना हल्ला मचा दिया था तुमने। उस समय शर्म नहीं आई? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आया। गाय जैसे सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही थी तुम। को दाने दाने के लिए तिल तिल मारती हो, तड़पाती हो, उन पर हुक्म चलाती हो। यह कौन सा तरीका है बड़े बूढ़ों को सम्मान देने का? अरे उन्होंने अपना बेटा तुम्हें दिया है और जब उस बेटे को पता चलेगा कि तू उनके बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती हो तो क्या वह तुम्हें माफ़ करेगा? क्या वह तुम्हें इज्जत देगा? पिताजी मैं क्या करती? मैं बड़ी बहू हूँ तो क्या मैं ही उम्र भर बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी? एक बेटा और भी है उनका, वह क्यों नहीं कर सकता? अपने माँ बाप की सेवा करना तो दूर रहा, वह लोग फ़ोन करके हाल चाल तक नहीं पूछते माँ बाप का। जितना माँ जी ने मुझे दिया है उनको भी तो उतना ही दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी उनकी करनी उनके साथ, तेरी करनी तेरे साथ। जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। तू पाप में भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी ऐसा करेगी तो तुझमें और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तू अपने देवर से बात तो करती माँ बाप को ले जाने के लिए। हो सकता है उसकी कोई वजह हो, माँ बाप को विदेश नहीं ले जा सकता हो इसलिए छोड़ गया हो। माँ बाप को तुम्हारे पास यहाँ पर तेरी भाभी सास ससुर के आगे पीछे डोलती रहती है, सेवा करती है, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती है, संस्कारी है। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता होगा, पर मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। पिताजी की बातें सुनकर शीतल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ
अच्छा व्यवहार करूँगी। अब तो अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। वापस अपने ससुराल आती है तो वहाँ देखकर चौंक जाती है। सुरेंद्र जी और रूपा जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। शीतल कहती है, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? उसके ससुर बोलते हैं, वृद्धाश्रम में शरण मिल जाएगी, वहाँ चले जाएंगे, फिर तुमको तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप देंगे फिर जाएं, नहीं तो कब के चले गए होते। शीतल यह सुनकर उनके पैर पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, माँ, आप दोनों मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवा मेरा कौन है? मैं अकेले कैसे रहूँगी? उनसे माफ़ी मांगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सुरेंद्र जी और रूपा जी उसके इस रूप को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शीतल बहुत शर्मिंदा होती है और किचन में जाकर गर्मा गर्म खीर बनाकर लाती है। अपने हाथों से प्यार से उन्हें खिलाती है। यह देखकर सुरेंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से शीतल के पिता उसके घर आए और उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद दिए। उन्हें अब अपनी बेटी पर गर्व होता है। कहते हैं, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। इन सब बातों के बारे में जब तरुण को पता चलता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह शीतल को जानता था कि वह उसके माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अपने माँ बाप की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन अब शीतल के अच्छे व्यवहार के बारे में पता चलते ही सबसे पहले उसने अपने ससुराल वालों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी बिगड़ैल बेटी को सही रास्ते पर ला दिया। दोस्तों, बाबूलाल जी और उनकी पत्नी जैसे माँ बाप अगर आज सारे समाज में हो जाएं, तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। और हमारी संस्कृति है कि हमारे बूढ़े हो चुके माँ बाप की इज्जत सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें वृद्ध आश्रम भेज देने की धमकी देनी चाहिए। घर के मुखिया माँ बाप होते हैं, उनको जितना अनुभव होता है उतना अनुभव हम चाहें जितना पढ़ लिख लें उनके बराबर अनुभव हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, ज़्यादा दुनिया देखी है। इसलिए अपने माँ बाप को हर संभव इज्जत और मान सम्मान देना चाहिए। उनका स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। कहानी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों। आपसे अब मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। जय माता दी।